प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समास का टॉपिक क्लियर किया था, आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। समास के टॉपिक में मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि 10वीं वाले बच्चे जो हैं उनके लिए 3 समास विशेष रूप से पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से हैं अभी से नोट कर लीजिए। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, ये तीनों समास विशेष रूप से पढ़ने हैं। अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। और रही बात 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए सभी समास पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है भाई, ये 10वीं वालों बच्चों के लिए सूचना थी। ये 3 ही समास पढ़ने हैं विशेष रूप से, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। बात करें हम संधि के टॉपिक की, तो विद्यार्थियों ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तन और मन, तन आपके पास, मन हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आप धारणा लेकर के पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। संधि, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें, हम संधि कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, संधि क्या है? ये जो लिखा है ना, यही शुद्ध है संस्कृत व्याकरण में। ये संधि जो लिखा है बोर्ड पर यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं, ध्यान रखें। यदि आपने संधि इस प्रकार लिखा है तो सही है, वरना और अन्य प्रकार से लिखा है तो गलत है। बात करें हम संधि, तो बना तो कैसे बनाइए? संधि में भी कौन सी संधि है? संधि में उपसर्ग, धातु, प्रत्यय क्या हैं? संधि में धातु, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय कौन कौन से हैं? देखिए, संधि में सम उपसर्ग है, दुधांच धातु है, दुधांच, और प्रत्यय है की प्रत्यय। संधि में सम उपसर्ग, दुधांच धातु और की प्रत्यय। अब ध्यान दें, इसमें जो सूत्र मैंने लिख रखे हैं, इन सूत्रों से ये शब्द बना है। कौन सा? संधि। संधि में भी संधि पूछ ले, संधि में भी कौन सी संधि है, तो आपको एक ही उत्तर आना चाहिए, पर सवर्ण संधि। संधि में भी कौन सी संधि है, तो आपका उत्तर होगा पर सवर्ण संधि। देखो, संधि में उपसर्ग है सम, धातु है दुधांच और प्रत्यय है की प्रत्यय। देखो, ये जो क है, लसक्व एतद्धिते सूत्र से क का लोप हो गया। लसक्व एतद्धिते सूत्र से क का लोप हो गया। ये सूत्र कहता है कि किसी भी प्रत्यय में लय हो, स हो और कु से मतलब क, ख, ग, घ, ने, तो क आ रहा है इसमें, इसलिए इसका क्या हो गया? लोप हो गया। क्या शेष रहा? ई। क्या शेष रहा विद्यार्थियों? ई रहा। ठीक है, ये सूत्र आ गया समझ में। अब दुधांच धातु में ये न आ रहा है, इसका हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से इसका लोप हो गया। देखो, हलंत्यम इत संज्ञा सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई। क्यों? हलंत लग रहा है, और तस्य लोप से इसका लोप हो गया। ठीक है, अब डू, इसका लोप कैसे हुआ? डू का आधिंची, आधिंची टुडू वह, आधिंची टुडू वह। तो ये सूत्र कहता है यदि प्रारंभ में टे ठे डे हो, टू हो या टू हो, ध्यान दें, टू हो चाहे डू हो, तो इनका लोप हो जाता है इस सूत्र से। तो डू का लोप हो गया, तो क्या शेष रहा? धा। और ध्यान दें, धा में भी आ तो लोप है इटी चे, आ तो लोप है इटी चे। यदि इटी चे यानी ई से पहले आ रहा है तो उसका लोप हो जाता है। तो ई से पहले क्या आ रहा है? आ। तो इसका क्या हो गया? इस सूत्र से आ तो लोप है इटी चे से आ का लोप हो गया। तो आ का लोप हो गया, तो क्या शेष रहा? धे। अब ध्यान दें, सम पे इधर दो, मैं मो अनुस्वार सूत्र से मैं का क्या हो गया? अनुस्वार। मैं का अनुस्वार तब होता है जब बाद में व्यंजन हो। तो मैं के बाद में ये जो व्यंजन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं का क्या हो गया? अनुस्वार। क्या हो गया? मैं का
अनुस्वार हो गया। और अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही परस्य वर्ण है, अनुस्वारस्य यही परस्य वर्ण है। सूत्र क्या कहता है, यदि अनुस्वार के बाद यदि कोई वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है तो उस बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण में बदल जाता है। कौन? अनुस्वार। तो बाद वाले वर्ण का, ये जो अनुस्वार है बाद वाले वर्ण के अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यही कहता है कौन सा सूत्र? अनुस्वारस्य यही परस्य वर्ण है सूत्र। क्या कहता है कि अनुस्वार के बाद कोई सा भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, यदि पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के, ध्यान देना, वह वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देता है अनुस्वार को। अनुस्वार को पांचवें वर्ण में बदल देगा। तो अनुस्वार का पांचवा वर्ण देखो कैसे, ये द है, कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। तय, थे, दे, धे, ने, तो तय वर्ग का है। तय वर्ग का पंचम वर्ण करो, तय, थे, दे, धे, ने, तो अनुस्वार ने में बदल गया। तो शन, धे, ई, अब इनको मिला के आप लिखो, क्या बनेगा? संधि। मिलाकर आपने लिखा तो क्या बना? संधि बना। क्या बना भाई? संधि। तो ये तो हो गई संधि की बात, कि संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है। ध्यान दें, संधि में सम उपसर्ग है, दुधांच धातु है और की प्रत्यय है। ठीक है, की प्रत्यय में जो कै का लोप हुआ है वो लसक है तद्धिते सूत्र से हुआ है। दुधांच में डू, जो डू है उसका लोप हुआ है आधिंची टुडूब है सूत्र से। और दुधांच में न जो है उसका हलंत्यम इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हुआ है। सम में जो मैं है उसका मो अनुस्वार सूत्र से मैं का अनुस्वार हो गया। फिर अनुस्वार का न के कौन से सूत्र से हुआ है? अनुस्वार से यही परस्य वर्ण है। ये सूत्र आपको लिखवाए थे। और धा में जो आ है, धा में जो आ है उसका लोप हुआ है आ तो लोप है इटी च, इस सूत्र से। ठीक है, अब देखो परिभाषा देखते हैं। द्यो वर्ण्यो परस्परम मेलनम एव यत परिवर्तनम भवति तत्, ध्यान दें, संधि कथ्यते। द्यो वर्ण्यो परस्परम मेलनम एव यत परिवर्तनम भवति संधि कथ्यते। देखो दोबारा से, दो वर्णों के परस्पर मिलन से ही जो परिवर्तन होता है संधि कही जाती है। दो वर्णों के परस्पर मिलन से ही जो परिवर्तन होता है संधि कही जाती है। जो मैंने संस्कृत लिखाई है उसी का अर्थ है, दो वर्णों के परस्पर मिलन से ही जो परिवर्तन होता है संधि कही जाती है। ठीक है, मैंने परिभाषा बोली थी, द्यो वर्ण्यो परस्परम मेलनम एव यत परिवर्तनम भवति संधि कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मिलन से जो परिवर्तन होता है संधि कही जाती है। परिभाषा क्या है? परय सन्निकर्ष संहिता, ये पाणिनि की परिभाषा है। परय सन्निकर्ष संहिता पाणिनि जी के द्वारा, जो अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि जी, जिन्होंने व्याकरण की रचना की अष्टाध्यायी के द्वारा। तो ध्यान रखें, परय सन्निकर्ष संहिता, ये परिभाषा पाणिनि जी ने दी। और क्या कहा? वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता कही जाती है। देखो, वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संहिता कही जाती है। संहिता कह दीजिए या संधि, संधि का ही दूसरा नाम संहिता है और संहिता का दूसरा नाम संधि है, कैसे भी कह लीजिए आप। परह सन्निकर्ष संहिता, ये परिभाषा किसने दी? पाणिनि जी ने। और क्या कहा? वर्णों की अत्यंत निकटता ही संधि या संहिता कही जाती है। संस्कृते संधे त्रय भेदा भवन्ति, संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं नहीं कहता 3 भेद होते हैं, जब आगे आप पढ़ोगे तो संस्कृत में संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। लेकिन समझाने के लिए आपको अभी तक कितने ही भेद पढ़ने होंगे? 3 भेद पढ़ने होंगे। कितने भेद? 3 भेद। ठीक है, बात देखिए यहाँ पे समझिए।
3 भेद, 5 भेद भी बताए थे, लेकिन वो समझाने के लिए नहीं, 5 से मतलब क्या, हम 3 भेदों में ही 5 भेद पढ़ लेंगे, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। 5 भेद भी बताए थे, लेकिन वो इन्हीं में सारे के सारे भेद आ जाएंगे। संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 3 भेद होते हैं, संस्कृत में संधि के 5 भेद होते हैं, ये राइट है, ठीक है। 3 भेद भी होते हैं तो 5 भी होते हैं, दोनों बातें सही हैं। आगे चलकर आप 5 भेद पढ़ोगे। संधि का टॉपिक समझने से पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। मैंने इधर लिख रखे हैं माहेश्वर सूत्राणी, जिनकी संख्या कितनी है, 14 है। महेश यानी शिवजी के द्वारा कितनी बार डमरू बजाने पर माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, 2 बार। महेश ईश्वर ने डमरू को 2 बार बजाया, तब ये पाणिनि जी ने कहा था कि तब माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। प्रथम बार डमरू बजाने पर 5 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ, और पुनः दोबारा डमरू बजाने पर 9 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। 5 और 9 टोटल कितने हो गए, 14। और वो कौन कौन से हैं, बोर्ड पर से आप देख लीजिए। ये टॉपिक हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ माहेश्वर सूत्र का, और वो कौन कौन से हैं पुनः समझ लीजिए। ए यूणे रील रके ए ओणे अयौचे हैवरटे लेणे ननननमे जबणे गढ़धस जब गढ़धस खप छटत चटतव कैपेये शशरे से रे और हल। क्लियर। ये माहेश्वरी सूत्र हैं, इनको आपको लर्न करना है यानी पढ़ना है और दिमाग में स्थायी बनाना है। यदि आपको माहेश्वरी सूत्र याद नहीं है तो आप संधि को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। ध्यान रखना, पहले माहेश्वरी सूत्र याद करने पड़ेंगे। ए यूणे रील रेके ए ओणे अयौचे हैवरटे लेणे नननमे जय भेणे गढ़ दस जब गढ़ दस खप छटत चटतव कैपेये से रे और हल। ठीक है, अब इनसे हम समझेंगे। समझिए ये कहाँ काम आएंगे, जब हम संधि जैसे पढ़ेंगे तो तुरंत काम आएंगे ये माहेश्वरी सूत्र। देखिए, संधि, संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। देखो, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि के भी 8 भेद बताए हैं। अच संधि के भी कितने भेद? 8। हल संधि के भी कितने भेद? 8। और विसर्ग संधि के कितने भेद? 4। बेसिक रूप से समझा रहा हूं मैं। इनका हमें अध्ययन करना है संधि में, ध्यान रखें। इनका हमें अध्ययन करना है। अच संधि भी पढ़नी है, हल संधि भी पढ़नी है और विसर्ग संधि भी पढ़नी है। अच संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? देखो, माहेश्वरी सूत्रों में चलिए आप। अच ऐसे लेकर चैतक, ऐसे लेकर चैतक। देखो, ऐसे लेकर चैतक, जो भी वर्ण आ रहे हैं वो सभी स्वर हैं। वो सभी क्या हैं? स्वर हैं। इसलिए ये माहेश्वरी सूत्रों से ही नाम निकला है। कौन सा? अच। स्वर संधि को हिंदी में तो कहते हैं स्वर संधि, लेकिन संस्कृत में हम स्वर को क्या कहते हैं? अच। क्या कहते हैं भाई? अच। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे लेकर चैतक अच प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसलिए ध्यान दें, स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। अब हल को, व्यंजन संधि को हल क्यों कहते हैं? ये भी देखो, है से लेकर और ले तक, है से लेकर और ले तक हल प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्यों कहते हैं विसर्ग संधि? क्योंकि इसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विसर्ग का। किसका? विसर्ग का। यानी प्रथम पद के अंत में आपको 100% विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? विसर्ग। ध्यान दें, चाहे वो किसी भी वर्ण के बाद हो, लेकिन प्रथम पद के अंत में
आपको विसर्ग 100% मिलेगा, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, अच संधि को किसे कहते हैं? अच संधि। अच संधि, अच से अच के मेल को, यानी स्वर से स्वर के मेल को क्या कहते हैं? अच संधि। समझ गए? हिंदी में कहते हैं स्वर और संस्कृत में कहते हैं अच। ठीक है? स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, तो ऐसे अच से अच के मेल को अच संधि कह देंगे। देखो आगे क्या लिख रहा है, हल संधि किसे कहते हैं? स्वर या व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल को। इधर देखो, समझो, इधर यदि स्वर है तो उधर व्यंजन होना होगा, इधर यदि व्यंजन है तो उधर स्वर होगा, इधर यदि व्यंजन है तो उधर व्यंजन भी होगा। ध्यान दें, ये नहीं होगा कि अच के बाद अच, यहाँ मिल गया आपको अच के बाद। ध्यान दें, अच से अच के मेल को अच संधि कहते हैं। तो यहाँ हल संधि किसे कहते हैं? अच से हल के मेल को, या हल से अच के मेल को, या हल से हल के मेल को हल संधि कहते हैं। ये बात हो गई क्लियर? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग से अच या हल के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग से अच या हल के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग शुरू होगा, ध्यान दो। अब आपको संधि करने से पहले आपको प्रथम पद का अंत देखना होता है और दूसरे पद का प्रारंभ देखना होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखना है, ध्यान रखें। संधि करते समय प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण देखना होता है। उन्हीं पदों में होती है, क्या होती है? संधि। क्या होती है विद्यार्थियों? संधि। अच संधि बता दी मैंने, अच से अच के मेल को अच संधि कहते हैं। और हल संधि, अच से हल के मेल को, और हल से अच के मेल को, और हल से हल के मेल को हल संधि कहते हैं। ठीक है? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग से अच या हल के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब आप इधर ध्यान देंगे, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए। अच संधि के जो 8 भेद हैं, अच संधि के 8 भेद कौन कौन से हैं देख लो। अच संधि के 8 भेद कौन कौन से हैं ये लिख रहे हैं इधर। 7 हैं? अरे यार 8 होंगे। दीर्घ गुण वृद्धि, यण भूल गया, चलो लिख देंगे। एक इसमें यण रह गई, ठीक है? तो इधर भी एक संधि रह गई है, बताते हैं आपको, लिख लो। इसमें 8वां भेद लिख लेना, यण अच संधि, बोल के बता दूंगा, ठीक है भाई। दीर्घ अच संधि, दीर्घ अच संधि, गुण अच संधि, वृद्धि अच संधि, यण अच संधि। यण अब लिखना, दीर्घ के बाद गुण लिखना, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण। फिर लिखना आप अयादि अच संधि, फिर लिखना पूर्व रूप अच संधि, फिर लिखना आप पर रूप अच संधि, और फिर लिखना प्रकृति भाव अच संधि। देख लो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यण अच संधि। वृद्धि और अयादि के बीच में लिख देना विद्यार्थियों यण अच संधि। लिख लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं हम। वृद्धि और अयादि के बीच में लिख लीजिए यण अच संधि, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लो भाई, ये क्रम बदल जाएगा आपका, यण अच संधि। ये लिखना हम भूल गए थे, ये वृद्धि और अयादि संधि के मध्य में लिख लीजिए। इसका क्रम भी बदल जाएगा, ये डी पे आ जाएगी तो इनका क्रम बदल जाएगा। इस तरह 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं अच संधि के? 8 भेद। दीर्घ अच संधि, गुण अच संधि, वृद्धि अच संधि, यण अच संधि, अयादि अच संधि, बाद में पूर्व रूप अच संधि, पर रूप अच संधि और प्रकृति भाव अच संधि।
अब बात करें हल संधि। हल संधि के भी 8 भेद हैं यहाँ पे। कितने भेद हैं? 8। लिख कितने रहे हैं? 7। इसमें भी एक लिखना भूल गए। ठीक है भाई, देखो कौन सी है वो संधि जिसको हम लिखना भूल गए? सचुत्व हल संधि, सटुत्व हल संधि, अनुस्वार हल संधि, अनुनासिक हल संधि, पर से वर्ण हल संधि, तुकागम हल संधि, जसत्व हल संधि। देखो इसमें एक भूल गए हम, छत्व हल संधि। लिखिए, तुकागम और जसत्व के बीच में लिख लीजिए आप छत्व हल संधि। तुकागम और जसत्व के बीच में लिख लीजिए छत्व हल संधि। देखो तो हल संधि के भी 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? लिखना स्टार्ट कर दो। सचुत्व हल संधि, फिर सटुत्व हल संधि, उसके बाद अनुस्वार हल संधि, उसके बाद लिखो अनुनासिक हल संधि, उसके बाद लिखो पर से वर्ण हल संधि, उसके बाद लिखो तुकागम हल संधि, और उसके बाद लिखो छत्व हल संधि, और उसके बाद लिखो आप जसत्व हल संधि। देखो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं छत्व हल संधि, इसको लिखना भूल गए थे। छत्व हल संधि, छत्व हल संधि। ठीक है भाई, ये लिख लेना। हल संधि में लिखना है, तुकागम और नीचे जसत्व दोनों के बीच में लिखना है छत्व हल संधि। इसके भी 8 भेद होते हैं। अब विसर्ग संधि के 4 भेद होते हैं। वे कौन कौन से? सुनो, सत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और विसर्ग लोप संधि। ये 4 भेद हैं इधर, सत्व विसर्ग, ऋत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और लोप विसर्ग। विसर्ग लोप कह दो या लोप विसर्ग संधि। ठीक है, ये 4 भेद हैं। तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा अच संधि के 8 भेद पढ़े। कौन कौन से? दीर्घ अच संधि, गुण अच संधि, वृद्धि अच संधि, यण अच संधि, अयादि अच संधि, पूर्व रूप अच संधि, पर रूप अच संधि, प्रकृति भाव अच संधि। हल संधि के भी 8 भेद पढ़े हमने। कौन कौन से पढ़े? सुनिए, सचुत्व हल संधि, सटुत्व हल संधि, अनुस्वार हल संधि, अनुनासिक हल संधि, पर से वर्ण हल संधि, तुकागम हल संधि, छत्व हल संधि और लास्ट है जसत्व हल संधि। विसर्ग संधि के 4 भेद पढ़े। कौन से? सत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और विसर्ग लोप संधि या लोप विसर्ग संधि। अब विद्यार्थियों इन जैसे ही हम पढ़ेंगे तो इन सभी संधियों के कल से सूत्र पढ़ेंगे और अध्ययन करना स्टार्ट कर देंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।